हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के विषय में जाना, जैसे धौलावीरा और बनावली और सुरकोटदा जैसे स्थलों के विषय में विस्तार से जाना। आज हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग का सामाजिक जीवन कैसा था। जैसे एक मन में प्रश्न नहीं उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कपड़े क्या पहनते थे, कैसे सोते थे, उनके मनोरंजन का साधन क्या था, साथ ही साथ वो व्यवसाय क्या करते थे। तो ये सब मन में प्रश्न उठता है। तो आपको बता दें, जो हड़प्पा सभ्यता जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज ऐसा समाज होता है जिस समाज में स्त्रियों की भूमिका हर एक क्षेत्र में हो। जैसे कि शासक वर्ग से लेकर के स्त्रियों की भूमिका अगर जो है उस समय जो स्त्रियाँ थे हड़प्पा सभ्यता में हर एक वर्ग में थी। जैसे मतलब कि ये युद्ध भी करती थी, व्यापार भी करती थी, मजदूरी भी करती थी, यानी स्त्रियों की भूमिका अच्छी थी। छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। समाज में 4 वर्ग थे: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। यानी जो पुरोहित थे, यानी क्या 4 वर्ग थे: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। यानी कि पुरोहित जो थे जो ज्ञान अपना देते थे और जो पूजा पाठ यज्ञ युग कराते थे, और योद्धा थे जो जैसे कि सीमा की सुरक्षा करते थे, और इसके अलावा गाय भैंस की चोरी ना हो इसके लिए वो भी रक्षा करते थे। जो प्राचीर होती हैं किले की, उसी के पास अपना गश्त करते थे रात भर। अब व्यापारी जो है व्यवसाय करते थे अपना, जैसे कि जो मिस्र, मेसोपोटामिया और साथ ही साथ इंटर स्टेट, जैसे कि हड़प्पा वाले लोथल से व्यापार करते थे, रंगपुर से व्यापार करते थे, सुरकोटदा से। यानी इंटर स्टेट यानी कि बाजार होता, अंतर्राज्यीय लेन देन होता था, आयात निर्यात। ये 4। और श्रमिक थे। श्रमिक जो आपके ये होते हैं मजदूर वर्ग, एक अपना काम वाम करते थे। काम मतलब कि श्रमिक हो गए जैसे कि ईंटा जोड़ना, ईंटा पाथना, और जो भट्ठे कारखाने मिले हैं मनके के उसमें काम करते थे। ये सब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को दर्शाता है। लेकिन वहाँ पर जात प्रथा, छुआछूत का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इतना वर्णन मिलता है जो उनके घर बने हैं वो आर्थिक विषमता को दर्शाता है। आर्थिक विषमता मतलब कि जो अमीर हैं, जैसे कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो पुरोहित हैं वो अमीर हैं क्योंकि वो ज्ञान वाला काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनका घर ऊंचा है और सबसे बढ़िया है। और जो श्रमिक हैं उनका घर छोटा है पुरोहित के अपेक्षा। जो योद्धा हैं, योद्धा घर भी अच्छा है, उसमें पंखे वंखे जो वगैरह होते हैं सारी सुविधाएँ थी। पंखे मान लो नहीं थे लेकिन वैसी सारी सुविधाएँ थी। यानी कि जो टाइल्स का उपयोग सब कुछ उसमें होता था। आर्थिक विषमता घरों में थी, लेकिन जो घरों में भेदभाव नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि एक टोला ऐसा हो कि अमीर के बगल अब गरीब का घर ना हो। जैसे कि अगर कोई योद्धा हो, योद्धा के बगल घर एक श्रमिक का भी घर होता था, और एक व्यापारी का भी घर होता था, एक पुरोहित का भी घर होता था। यानी कि ऐसा नहीं था एक तबका की श्रमिक जो हैं वो निम्न काम करते हैं, उनको घर जो है नीचे दे दिया जाए, अपना वो नीचे ही अपना घर में रहें। ऐसा कुछ नहीं है। सब समाज में प्रेम पूर्वक रहते। विषमता इसलिए था क्योंकि भाई उनको सैलरी ज़्यादा मिलती थी। अब पुरोहित वाले हैं, उनको सैलरी ज़्यादा मिलती होगी, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ते होंगे और उनके पास पैसा सरप्लस ज़्यादा था, तो इन्वेस्टमेंट भी करते रहे होंगे, अपने व्यापार कार्यों में भी पैसा लगाते होंगे, तो उनके पास पैसा ज़्यादा था। योद्धा लोग थे, सुरक्षा करते थे, उनको पैसा ज़्यादा मिलता था, तो इसलिए थी सारी चीज़ें। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बहुत अच्छे थे। यानी कि उनका जो भोजन था शाकाहार और मांसाहार दोनों था। शाकाहार में वो भोजन करते थे जैसे कि गेहूँ, जौ, रागी, तिल, सरसों, इन सब का वो भोजन करते थे। और लोथल से चावल की भूसी का, यानी कि भूसी का भी साक्ष्य मिल रहा है धान की। तो ये जाहिर सी बात है कि धान भी था फसल, यानी खाने का मुख्य वो था। तो ये सब अपनों शाकाहारी व्यंजनों में अपना गेहूँ चावल खूब बढ़िया से खाते थे।
गेहूँ खूब खाते थे, भर भर के खाते थे, गेहूँ की रोटियाँ बना बना के खूब खाते थे, क्योंकि जौ भी था बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कि मोटा अनाज था उसका भी खाते थे। और मांसाहारी भोजन में जो हड़प्पावासी थे वो अपना भेड़ और बकरी खूब खाते थे, खूब धूमधाम से खाते थे। और जो जैसे कि घड़ियाल भी खाते थे, घड़ियाल जो पानी में पाया जाता है, और मछली भी खाते थे। उसके बाद चिड़िया भी उड़ती हुई चिड़िया को भी मार के खाते, यानी चिड़िया उड़िया वो सब कुछ खाते थे। इनका ये मांसाहार भोजन था। और इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग से श्रृंगार करते थे, श्रृंगार में महिला पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। पुरुष जो है अपना फ्रेंची कट दाढ़ी रखता है। फ्रेंची कट मतलब कि जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, जैसे हरियाणा जैसे या दिल्ली एनसीआर रीजन में देखेंगे अधिकतर लोग वहाँ देखिए, और बाकी आप देखेंगे मुंबई बेंगलुरु, अब तो एक फ्रेंची कट दाढ़ी का चलन आ गया, तो दाढ़ी भी फ्रेंची कट रखते थे। पुरुष जो है कान में कुंडल पहनते थे, और महिलाएं अपने कान में कर्णफूल पहनती थी, महिलाएं हंसुली पहनती थी, और उसके अलावा मांग टीका चूड़ियाँ भी पहनती थी, महिलाएं होठों में लिपस्टिक भी लगाती थी। और पुरुष जो है वो भी क्रीम पाउडर लगाते थे, लिपस्टिक वगैरह वो भी लगाते, वो भी जितना स्त्री सजती थी उतना पुरुष ही सजते थे। और ये पुरुष जो है पुरुष जो है अपने कंधों पे साल रखता था। जैसे कि आपको कई बार दक्षिण भारत में दिख जाएगा, वहाँ जो लोग होते हैं अधिकतर अपने कंधे पर एक सफ़ेद नौछा रखते हैं। जैसे उत्तर भारत, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी नौछा रखने की परंपरा है, अपने गमछा जिसे बोलते हैं रखते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ परंपराएं, तब भी वहाँ साल रखते थे उस समय, लेकिन अब गमछा रखते हैं। तो चीज़ें वहाँ सब सारी थी। और जो कपड़े पहनते थे सूती कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस सूत से कपड़ा बनाते थे। सिंधुवासियों को सूती परंपरा की देन कहा जाता है विश्व में। सूती कपड़ा पहनते थे, और उसके अलावा आप सूत स्वयं से बनाते थे और स्वयं से पहनते थे ये। और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे, जैसे स्वेटर वूटर उनको प्राप्त होता था भेड़ के बाल से प्राप्त होता था। और हड़प्पा सभ्यता में जो समाधिकरण था, समाधिकरण की प्रवृत्तियाँ थी, यानी कि पूर्ण समाधिकरण, यानी कि तीनों प्रचलित थी। जैसे पूर्ण आंशिक दाह संस्कार, पूर्ण में पूरे शरीर को दफना दिया जाता था, जैसे मुसलमानों क्रिश्चियनिटी में होता है, ताबूत के अंदर डाल करके कब्रिस्तान में लिटा दिया गया। ये चीज़ें वहाँ भी थी। और सबसे बढ़िया ये है मनोरंजन के लिए क्या करते थे, भी प्रश्न उठता है कि भाई इतने खाली समय हड़प्पावासी जो हैं उबन होने लगे, तो हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए मछली, जैसे कि मछली मारते थे। जैसे कि आप सब नहीं देखते गाँवों में कोई लोग जो खाली समय बैठा है कटिया लेके चला गया, तालाब में मछली मार रहा है, नहर में मछली मार रहा है, और उसके बाद चिड़िया मारते थे गुलेल से। तो ये सब उनका मनोरंजन काम था। और जब उबने लगते थे अपना खेलते भी थे। उनका खेल का था चौपड़ खेलते थे, प्रसिद्ध खेल था पासा खेलते थे। पासा वही जिसमें शकुनी मामा ने छल से पांडवों को हराया था, कौरवों ने पांडवों को हराया था, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। चीज़ें थी, चल रही थी, बढ़िया लोग अपना जीवन यापन करते थे। और नृत्य भी होता था, क्योंकि कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। भाई जब कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल रही है तो इससे जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल रही है। तो नृत्य भी करती थी वहाँ, जैसे उनका था नाचना गाना बजाना, वहाँ ये सब भी चलता था। तो भाई ऐसे जैसे हम सब का जीवन है वैसा उनका भी जीवन था। बढ़िया फर्स्ट क्लास खाते पीते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। और उनको फल भी पीते थे ताकत बॉडी वॉडी बनाने के लिए। फलों में जैसे नारियल, खजूर, ये सब पीते, ये सब खाते पीते थे। अपना नारियल का पानी पी लिए, खजूर खाते थे। तो ये सब चीज़ें अपना बढ़िया खाते पिए। और बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से अपना व्यापार भी फॉलो करते थे। जैसे कि अंगूर, संतरा, इसको भरपूर मात्रा में आयात भी किया जाता था। तो खाने पीने में सब वो शौकीन थे। ऐसी नहीं चीज़ें जो हम सब अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं काम, सामाजिक जीवन हमारा सबका जैसा है, उन सब का भी सामाजिक जीवन वैसा ही था, कोई विशेष अंतर नहीं है।
बस थोड़ी हम लोग आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में। बाकी अगर 20 साल पीछे जाएंगे तो हमारा उनका जीवन में समानता ही थी। सोचो वो लोग कितने थे, उनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, बढ़िया था। चार जात प्रथा नहीं थी, क्योंकि जात प्रथा तब आती है जब आर्य आते हैं भारत में। उससे पहले 4 वर्ग था, व्यापारी, क्षत्रिय, और उसके बाद पुरोहित, योद्धा, यही थे। अपना बढ़िया से 4 वर्ग बन ही जाता है, क्योंकि भाई स्वाभाविक बात है किसी समाज में। आप अभी देखते हैं 3 वर्ग है, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग। ये तार्किक भी है, क्योंकि इकोनॉमिक विभाजन है। फिर उसके बाद आता है कि एक मन में यह था कि राजनीतिक जीवन कैसे था। होता नहीं कि भाई हड़प्पावाद सामाजिक जीवन तो मान लो हमारे जैसे था, तो राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन जो था हमारे सबके जैसा ही था, लेकिन कुछ अभी इतना जैसे कि प्रमाण नहीं मिलता है, इससे नहीं पता लगाया जा सकता है कि उनका जीवन कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसा था। लेकिन इतना ये हंटर ने बताया है कि जो शासन की पद्धति थी राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। क्योंकि जनतंत्रात्मक इसलिए था, आपको मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिल रहा, स्नानागार के बगल आपको छोटे छोटे जैसे कि वो भी मिलेंगे मकान, जैसे नीचे उसके मकान भी मिलेंगे, यानी कि बड़े बड़े। तो उस मकान में क्या होता था, निर्वाचन होता, यानी कि उस मकान में लोग आते थे, अपने मुखिया को चुनते थे, जो राजा होता था चुनते। जनतंत्रात्मक शासन था, यानी कि लोगों के बहुमत से ही चुना जाता था। जैसे अभी वर्तमान में जनता ही सरकार को चुन के बनाती है, तो वैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी थे, चुनते थे। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि नहीं, उस समय भी जो होता ना व्यापारियों का रिप्रेजेंट ज़्यादा था, क्योंकि व्यापारी व्यापार करते थे, ज़्यादा टैक्स वैक्स देते थे। तो जैसे और वोट की खरीद फरोख्त होती थी, तो उस समय जैसे होती थी इस समय भी होता है। जैसे कहा जाता है ना, मोदी सरकार भले भारत जनतंत्रात्मक सरकार है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि अडानी और अंबानी सरकार है। बोलने वैसे ही उस समय भी था, तो जो जनतंत्रात्मक सरकार था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को यानी व्यापारियों का बोला जाता है, यानी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहता था। क्योंकि व्यापारी ही यह निर्धारित करते थे कौन शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा। कैसे, क्योंकि जो व्यापारी लोग रहते थे वो श्रमिकों को पैसा दे करके बोलते थे इसी व्यक्ति को चुनना है, हाथ उठाना अपना, तो उठा देते थे हाथ, चुन लेते थे। तो यही उनका था राजनीतिक जीवन, राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक था। फिर आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता आर्थिक जीवन कैसा था। एक प्रश्न है, जो क्या करते थे, व्यापार कैसे करते थे। देखिए, जो उनका मुख्य व्यापार था कृषि था, वो कृषि करते थे, खेती बढ़िया से करते थे। क्योंकि खेती इसलिए करते क्योंकि अब उनके पास जो औजार थे तांबा प्लस पत्थर का था, तो जो फाल ओल थे मजबूत थे, उससे खेत की गहरी खुदाई होती थी, भरपूर मात्रा में गेहूँ जौ का उत्पादन होता था। उसको यानी कि इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय भारत, जैसे कि कोई हड़प्पा मोहनजोदड़ो का व्यक्ति कोई रंगपुर बनावली से व्यापार कर रहा है, कोई छोटूगई मुंडीगढ़ से व्यापार कर रहा है, तो ये जो छोटे छोटे और थे स्थल थे उनसे व्यापार होता था। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो मिस्र, मेसोपोटामिया और साथ ही साथ मध्य एशिया से व्यापार करते थे। तो यानी तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो जहाँ से मध्य एशिया वही है जहाँ से आर्य आए थे। तो उस समय हमारे जो थे लेन देन की क्रिया चलती रहती थी, व्यापार होता था, हम अपना बेचते थे सामान जो हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में होता था, हाथी दांत वगैरह ये सब बेचते थे, और गेहूँ, चावल, जौ, रागी, तिल, सरसों। और उधर से हम सामान भी लाते थे, शीशा, टीन और कॉस्मेटिक के सामान भी अपना वहाँ से आयात करते थे, यहाँ से हम निर्यात करते थे। ये सब यानी कि गेहूँ, चावल, जौ, सरसों, तिल उल, रागी होगी। और पशुपालन भी करते थे। पशुपालन भी करते थे। पशुपालन इसलिए लाभ था, 2 प्रकार, जो खेती में जो कुबड़ वाला बैल है उससे खेती भी कर लेते थे, और भैंस से भी खेती हो जाती थी हल उल जोत के, और भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी भी बन जाता था। क्योंकि आप देखते हैं बैलगाड़ी उस समय यातायात का मुख्य माध्यम था। जैसे कि अब कोई लोथल का व्यक्ति है,
कोई रंगपुर जाना चाहता, पैदल थोड़ा जाता था, बैलगाड़ी से जाता था या भैंसा गाड़ी से जाता था। इसलिए इन सब पशुओं की विशेष ज़रूरत होती थी। साथ ही साथ जो पशु गोबर देते थे तो उससे खाद उद बनता था। जो गाय गोबर यानी गोबर, जो गाय का गोबर हो गया और भैंसे का गोबर हो गया, उनके गोबरों से क्या बनता था, ये सब चीज़ें बनती थी, यानी कि बढ़िया से अपना बनाते थे खाद उद। उस खाद को अपना खेत उत में डालते थे, खेत की उर्वरता बढ़ती थी। उर्वरता जब बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, जब उत्पादन ज़्यादा होगा हड़प्पा सभ्यता वाले फिर जब उत्पादन तो उसको बचा कर रखेंगे और भविष्य के लिए, और थोड़ा बेचेंगे थोड़ा खाएंगे, ये अपना जीवन हैप्पी भी जीतते थे। और इनका जो था उस समय जो प्रमुख है, जो होता नहीं है कि उस समय जो बंदरगाह था, ऐसा था नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हमें व्यापार करना है तो हम जैसे कि वायुयान से, हवाई जहाज़ से यानी कि कर लें, वायुयान इतनी थी नहीं उस समय, तो व्यापार करने के तो जलयान ही माध्यम था। जल से 4 बंदरगाह हैं, जैसे लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, प्रभास पाटन है। इन्हीं 4 जगहों से बंदरगाहों पे सामान उतरता था। मिस्र और मेसोपोटामिया और ये सब जहाँ सामान आते थे, यानी कि मध्य एशिया से, इन्हीं पे उतरते थे। जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से सामान आ गया तो यही लोथल पे उतरते थे सामान, उसको उतारा जाता था। और जानते हैं उनके यहाँ जो सिस्टम था, यानी कि सिस्टम जो दशमलव प्रणाली था, यानी कि दशमलव प्रणाली ये था हिसाब उसाब करने के लिए, उनके यहाँ दशमलव प्रणाली थी। और उसके बाद जो उनके यहाँ तौला जाता था सामान, जैसे कि माप तौल के जो सिस्टम था 16 के गुणक में होता था। जैसे कोई हड़प्पा वासी ने अगर चाहिए कोई, जैसे अपने यहाँ हम सब 1 kg तौलते हैं, फिर 2 kg, 3 kg, 4 kg, वो 16 किलो से उनका शुरुआत होता है। जैसे कि किसी को अनाज चाहिए 16 किलो लिया, फिर 32 किलो लिया, फिर 48 किलो लिया, फिर 64 किलो लिया, फिर 80 किलो लिया, यानी कि 16 के गुणक में उनका था। यानी कि उनके यहाँ उस समय जो बटखरा था 16 किलो का था, फिर उसके बाद 32 किलो का था, फिर 48 किलो का था, फिर 64 किलो का था, फिर 80 किलो का था, फिर 96 किलो का था, फिर 112 किलो का था, फिर 128 किलो का था, 144 किलो का था, 160 किलो का था। ऐसे बढ़कर था 16 गुणक में। जैसे अपने यहाँ 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, फिर 3, फिर उसके बाद 2 किलो के बाद आपको 5 किलो मिलता है, फिर 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, फिर 100 किलो के ऐसे बटखरे मिल जाते हैं। वैसे वहाँ ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जो कपास जो है हम बेचते थे, कपास भैया कपास तो बहुत ज़रूरी है सूती वस्त्र बनाने के लिए। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा। कपास विश्व का प्रमुख देश यही हड़प्पावासी ही हैं जिन्होंने कपास की खेती करने का प्रारंभ यानी कि प्रचलित करवाया। श्रेय नहीं को जाता है। इन्होंने अपना कपास उत्पादन करते थे, इसी से सूती वस्त्र बनाते थे, पहनते भी थे और पहनाते भी थे। पहने भी और अलग राज्यों को पहनाए भी और अदर देशों भी पहनाए। इनका ये सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से जीवन चलता था, कोई जीवन में दिक्कत नहीं थी। और इनके यहाँ जो और चीज़ें थी, जैसे होता नहीं है कि क्या, और जैसे गुजरात के लोग थे हाथी पालते थे। गुजरात के लोग हाथी पे चलते थे भाई, हाथी में वहाँ मिल जाता है साज। बाकी और जो हैं अपना घोड़ा जो है, घोड़ा पालते नहीं। घोड़ा उस समय पालतू पशु नहीं था, पालतू पशु नहीं बनाए थे। घोड़ा था लेकिन पालतू नहीं थे। पालतू पशु कुत्ता था, भैंस था, बकरा था, भेड़ था, ये सब पालतू पशु थे। लेकिन घोड़ा पालतू पशु नहीं है। साक्ष्य मिला था, अगर घोड़ा पालतू पशु होता तो घोड़े से न जाते इक्का गाड़ी से, तो वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता अभी तक ले। और अब आते हैं कि धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के। देखिए धार्मिक जीवन की बात करें, देखो मात्र देवी की पूजा होती थी। आप देखेंगे जो हड़प्पा से एक मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी मात्र पृथ्वी देवी बोली जाती है। पृथ्वी देवी की मूर्ति जिनके नाभि से एक निकल रहा है उर्वरतक देवी, यानी एक उर्वरतक इंगित करता है, उर्वरतक देवी भी बोली जाती है। एक पौधा निकल रहा है उनके नाभि से, इसीलिए मात्र सत्तात्मक समाज। और साथ ही साथ लौकिक था, यानी इहलौकिक था। वो ज़्यादा चार चुपन नहीं करते थे, ऊपर कौन है, अपने दुनिया अपने ही में रहते थे, यही में ईश्वर मानते थे। इनके ईश्वर तीन थम मानते थे। मानव में वृक्ष पशु, मानव में मात्र देवी पूजा करते थे, वृक्षों में पीपल बरगद की पूजा करते थे, पशुओं में पूजा करते थे, गाय की भी पूजा करते थे,
और सांप की भी पूजा करते थे, बैल की भी पूजा करते थे, इतनी पूजा करते थे हड़प्पावासी। और रुद्र देवता, जैसे कि रुद्र देवता भी पूजा करते थे, जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। और लिंग योनि के भी पूजा का प्रचलन था, यानी जो हड़प्पावासी थे, जैसे कि हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा तब भी थी। जैसे कामाख्या देवी योनि की पूजा होती है, योनि पूजा वहाँ भी उस समय भी होती थी। इससे ही लग जाता है कि यानी माँ सत्ता में पुरुषों और महिलाओं का वर्चस्व बराबर ही था, दोनों की पूजा होती थी बढ़िया फर्स्ट क्लास। और जो इनके यहाँ अंधविश्वास भी बहुत था, यानी कि बलि प्रथा भी है। चन्नूधरों से आपको एक मूर्ति मिल जाएगी, उसमें दृश्य है बलि प्रथा देते हुए, यानी कि अपने होता नहीं है कि कोई चीज़ अच्छा करने के लिए बलि दी जाती है पशु, जैसे काली माता को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है, वैसे उस समय भी बलि दी जाती थी, बलि देते थे, बलि देते थे, ऐसा चन्नूधरों से साक्ष्य मिला है। और जादू टोना भूत प्रेत पिशाच में भी विश्वास करते थे, क्योंकि भाई ताबीज का साक्ष्य मिला है, ताबीज अपना बांधते थे बढ़िया से हाथ में, जिससे उनको नज़र न लगे, ना उनके बच्चों को नज़र न लगे, ना उनकी पत्नी को नज़र न लगे। और जो पुरुष जो होते हैं माथे पे यहाँ कोने काजल भी लगाते थे, जिससे किसी की नज़र न लगे काले रंग से, ये सब चीज़ें वहाँ प्रचलित थी। और साथ ही साथ ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म मतलब कि मरने के बाद विश्वास करते थे, क्योंकि वहाँ पर 3 समाधिकरण मिला है, आप बताए थे कालीबंगा से। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधान और आत्मदाह यानी कि दाह संस्कार। यानी जो पूर्ण समाधान था, पूर्ण समाधान में दफना दिए, यानी आदमी मरा उसको ज़मीन में गाड़ दिए, दफना दिए। और आंशिक में आधा चील खिला दिए, आधा हड्डी डाल दिए, दफना दिए। दाह संस्कार में पूरा शरीर मरने के बाद जला दिए। लेकिन सब ज़्यादा पूर्ण समाधान था। ये दोनों भी प्रचलित थी, लेकिन कम मात्रा में थी, ज़्यादा नहीं प्रचलित थी। तो जैसे अभी आपको अपने भारतीय समाज में ही यहाँ भी दिख जाएगा, मुस्लिम लोग जो होते हैं इनके यहाँ कोई मरता है उसको जलाते नहीं हैं, फिर दफनाते हैं, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। और हिंदू लोग हैं मरने के बाद दाह संस्कार करते हैं, यानी जलाते हैं, फिर उनके राखों को गंगा में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं शमशान घाट, उनका कब्रिस्तान, उनका शमशान घाट। और पारसी लोग जो हैं आंशिक समाधान करते हैं, वो क्या करते हैं, पारसी लोग में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उसको अपने जो उनका वो होता शमशान घाट होता है, वहाँ जाकर उसको छोड़ दिए, वहाँ चिड़िया उड़िए खा ली, खाने के बाद फिर जो हड्डी उड्डी बचा उसे दफना दिया। तो ये चीज़ें वहाँ पर प्रचलित थी। ये पुनर्जन्म में इहलौकिक में थे, सबसे ज़्यादा ये था, वो ऊपर नहीं मानते थे ऊपर कोई सत्ता होगी, ऊपर की सत्ता में वो नहीं विश्वास रखते थे। अपना यहाँ लौकिक जीवन में जो चलता था उसी में जीवन में अपना मस्त रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सब थी हड़प्पा सभ्यता के पूरा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब विषय में हमने, और धार्मिक जीवन विस्तार से जाना। शायद कोई 1-2 पॉइंट छूटा हो, बाकी सब कवर हो गया है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल आगे हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, पतन कैसे हो गया, भाई सभ्यता से पतन कैसे हो गया, पतन के कारण क्या है, और हड़प्पा सभ्यता ने हम सबको क्या दिया, समाज को क्या दिया। कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता टॉपिक समाप्त। इसी के साथ धन्यवाद।